अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगी। जी, माय नेम इज़ नबीला, आई एम फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट और मैं यहाँ आपके साथ सीएमई के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज हम लोगों ने एसएनए का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करना है, जिसका हाफ पार्ट मैं आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो रिमेनिंग पार्ट को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या हमारी चीज़ें जो थी वो रह गई थी। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। यहाँ तक कल आप लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, सर्वर्स के बारे में, उनकी कौन-कौन से सर्वर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं रिमेनिंग पार्ट्स। लाइक सबसे पहले हमारे पास है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि एसएनएमपी इज़ अ प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क अटैच डिवाइसेस, कि मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए कि जो डिवाइसेस हमारे नेटवर्क के साथ अटैच हैं, ठीक है, वो किस तरह से वर्क कर रही हैं, उनका कंट्रोल कैसा है, ठीक है। एसएनएमपी वो प्रोटोकॉल है जो हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस को चेक करता है और उनको कंट्रोल करता है। SNMP agents that run on the device can provide status information about the device upon request, ठीक है। SNMP एजेंट क्या करता है कि जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है हमारी डिवाइस की, या जो प्रोग्राम भी हमारी डिवाइस के ऊपर रन कर रहा है, ठीक है, उसका उसने स्टेटस शो करना है कि वो कब कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और अगर हमने उस पर कोई रिक्वेस्ट सेंड की है तो उसके अबाउट उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। और इवन सेंड ट्रैप मैसेज टू स्पेसिफिक होस्ट व्हेन एन एरर अकर, अगर उसमें इंफॉर्मेशन के दौरान, यानी जो वर्किंग वो परफॉर्म कर रहा है उसके दरमियान अगर कोई एरर आ जाता है तो वो आपको एक ट्रैप मैसेज होस्ट को सेंड कर देगा, ठीक है। ये एक पॉपअप होता है जो होस्ट को सेंड किया जाता है अगर कहीं पे किसी भी वर्किंग के दौरान कोई एरर जनरेट हो जाए तो, ठीक है। The SNMP can also be used to manage devices over the network by setting the given parameter on the device. SNMP क्या करता है, मैनेज करता है उन डिवाइसेस को जो कि वर्क कर रही हैं उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो डिवाइस पे सेट किए गए हैं सेटिंग्स के अंदर जाके, ठीक है। अगर आपको उस पर कोई भी चेंजिंग परफॉर्म करनी है तो आपको उसकी सेटिंग में जाके पैरामीटर्स में चेंजिंग करनी होगी, ठीक है। ये सब कुछ भी SNMP कंट्रोल करता है। SNMP इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, ये एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्लाइंट को से भी रिलेट करता है और सर्वर से भी। SNMP सर्वर और एजेंट इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन होस्ट, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि होस्ट पे रन करता है, होस्ट कंप्यूटर्स जो कि बाकी कंप्यूटर्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड कीप्स वन और मोर डेटाबेसेस ऑफ ऑलमोस्ट लाइव इंफॉर्मेशन अबाउट द होस्ट, यानी कि अगर कोई आपकी कोई कंप्यूटर लैब है उसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो उनका होस्ट कंप्यूटर एक ही होगा जो कि उन सब कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा होगा, तो उस होस्ट कंप्यूटर की जो डेटाबेस है उसकी इंफॉर्मेशन को वो लाइव शो करेगा, ठीक है। दीज डेटाबेसेस आर कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेसिस, इन डेटाबेसेस को हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेसिस का नाम देते हैं, MIBS, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस जो है वो आपका बहुत सारा डाटा जो उसमें सेव होता है, ठीक है। डेटाबेस है ही ये चीज़ कि उसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, आपका ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर किया जा सके और यहाँ पर आपका डाटा भी सेफ रहता है। तो जब भी कोई चीज़ डेटाबेस के अंदर स्टोर की जाती है तो उसकी जो मैनेजमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेसिस। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द SNMP क्लाइंट क्यूरीज SNMP सर्वर एजेंट्स फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। वहाँ पर क्लाइंट की कुछ क्यूरीज भी होती हैं। क्लाइंट को कोई ना कोई मसला अगर आ जाता है सिस्टम को यूज़ करने में, तो वो भी SNMP सर्वर एजेंट जो है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप कोई गेम खेलते हैं या आप लोग कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें अगर कोई मसला आ जाता है, आप उसकी कोई क्यूरी पूछ लेते हैं किसी को, या वहाँ पर FAQ को सर्च कर लेते हैं, तो आपको एक कोई ना कोई सर्वर या कोई ना कोई एजेंट होता है जो कि रिप्लाई करता है, ठीक है, या आपको रिस्पॉन्स करता है। तो वो क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना आपके एरर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपके साथ मसला आया है आपकी उस ऐप को यूज़ करने में, उसका वो सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर लेता है कि आप ये करें तो इस तरह से आपका ये एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो सर्वर्स होते हैं जो आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज इन अ नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन सर्वर्स या एजेंट्स हमें देते हैं वो कहाँ पे यूज़ होती हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम में, टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द डिवाइस, जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसका स्टेटस देखने के लिए, और कैन बी यूज टू ड्रा स्टैटिस्टिक ग्राफ, या उसका कोई एक ग्राफ ड्रा करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग कोई डाटा जनरेट करना चाहते हैं, तो वो डाटा आप लोग न्यूमेरिकली भी जनरेट कर सकते हैं, ग्राफिकली भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस ओपन सोर्स SNMP सोर्स अवेलेबल दैट कैन बी यूज्ड इन फ्री BST, ठीक है। SNMP जो है वो अवेलेबल होता है फ्री BST सॉफ्टवेयर के साथ। This tutorial discuss two important SNMP implementations in FreeBSD as shown here. यानी कि यहाँ पर वो SNMP की implementations किस तरह से होती है फ्री BSD के साथ वो डिस्कस करेगा। लाइक नेट SNMP ये क्या करता है, डेट इज़ अवेलेबल वाया पोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास पोर्ट्स सिस्टम के ज़रिए अवेलेबल होता है। लाइक आपकी डाटा केबल्स वगैरह जो होती हैं, जो पोर्ट्स होती हैं आप लोगों की, जो कि आप एक सिस्टम के साथ दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इज़ अ वेरी पॉपुलर ओपन सोर्स SNMP टूल किट। ये एक बहुत ही ओपन सोर्स यानी कि बहुत ही पॉपुलर ओपन सोर्स है। ये डाटा शेयर करने के लिए भी आप लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, पोर्ट सिस्टम को। और अगर आप लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह डालनी है, ठीक है, तो भी आप लोग इस सिस्टम को यूज़ करते हो। BSNMPD इज़ अ लाइट वेट, ठीक है, SNMP एजेंट दैट इज अवेलेबल इन फ्री BST बेस्ड सिस्टम। SNMP वो एजेंट है जो कि फ्री BST में अवेलेबल होता है आपके लिए, ठीक है, इजी टू यूज़ है ये। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटिंग आ गया था कि प्रिंटिंग में क्या है। ऑब्वियसली फ्री BST कैन बी यूज टू कनेक्ट टू प्रिंटर्स एंड कम्युनिकेट विद देम, ठीक है। फ्री BST किस काम आएगा हमारा, कि ये प्रिंटर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपस में चीज़ें शेयर कर सकें, ठीक है। प्रिंटिंग में क्या होता है कि अगर आपने कोई एक फाइल है वो प्रिंट करानी है, तो एक प्रिंटर से आप दूसरे प्रिंटर में उसको सेंड करते हैं, ठीक है, वहाँ से वो प्रिंट होके आपके पास बाय हैंड आ जाती है, यानी कि आपके हैंड में वो चीज़ आ जाती है प्रिंट होके। तो इसमें कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि आपने एक चीज़ को एक प्रिंटर से दूसरे प्रिंटर में किस तरह से शेयर करना है, ठीक है, और किस तरह उसका आप लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ सिंपल टास्क, ठीक है। सिंस प्रीटी मच एवरी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ प्रिंटिंग इंटरफेस। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई ना कोई प्रिंटिंग इंटरफेस होता है दैट कैन बी हुक्ड अप टू स्टैंडर्ड प्रिंटर्स, ठीक है, जो कि प्रिंटर्स को जो कि स्टैंडर्ड प्रिंटर्स के लिए यूज़ होता है। लाइक अगर आपने कोई भी प्रिंटिंग परफॉर्म करनी है, लाइक किसी भी चीज़ को आपने प्रिंट करना है, तो वो प्रिंटर्स के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है, उसके लिए आपको प्रिंटर्स की नीड पड़ेगी। एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और उसके बाद वो प्रिंट होके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास आ जाएंगी। बिसाइड्स दैट फ्री BST कैन बी यूज्ड एज अ फुल फीचर्ड प्रिंट सर्वर, ठीक है। फ्री BST जो है वो एक फुल फीचर प्रिंट सर्वर है। इसमें वो सारे फीचर्स होते हैं जो कि इनकी आपको नीड होती है, ठीक है। एज अ प्रिंट सर्वर योर फ्री BST होस्ट कैन रिसीव प्रिंट जॉब्स फ्रॉम मल्टीपल होस्ट्स, ठीक है। यानी कि होस्ट्स जो होते हैं आपके PC या कंप्यूटर या जो भी हैं, वो आप लोगों को वहाँ पर डाटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब फ्री BST के ज़रिए वो उन सारी की सारी फाइल्स को प्रिंट करवा लेते हैं। तो उसके बाद अवर द नेटवर्क, पूरे के पूरे नेटवर्क से, यानी कि जितना भी बड़ा नेटवर्क है उसमें जितनी भी फाइल्स प्रिंट करवाने वाली हैं, ठीक है, वो फ्री BST होस्ट जो है वो उसको रिसीव कर लेगा डिफरेंट होस्ट से, और फिर वो प्रिंटिंग परफॉर्म करेगा। एंड स्मॉल द जॉब्स एंड देन प्रिंट देम रिस्पेक्टिवली, ठीक है, उन सारी की सारी पेजेस को, उन सब फाइल्स को या जॉब्स को वो इकट्ठा करेगा और फिर उन्हें प्रिंट करेगा वन बाय वन, यानी कि जो उसे पहले रिसीव होगी उसको वो पहले प्रिंट करेगा, ठीक है। FreeBSD has its own built-in generic print spoiler called LPD8 based on RFC request for comments 1179 definitions, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, अब इसमें FreeBSD क्या करेगा कि जो फाइल उसे सबसे पहले रिक्वेस्ट की गई थी, ठीक है, उसको वो प्रिंट करेगा। उसको हम LPD8 भी कह सकते हैं, ठीक है, स्पॉइलर है। ये स्पॉइलर वो है जो कि वर्किंग परफॉर्म करता है प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग। अगर आपने किसी चीज़ को प्रिंट करना है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रिंट करेंगे, इसको यूज़ करके आप उसे प्रिंट करेंगे। तो जो रिक्वेस्ट आप पहले सेंड करेंगे वो आपके पास पहले प्रिंट होके आएगी, ठीक है। देर आर ऑल्सो वेरियस अल्टरनेटिव्स टू द बिल्ट इन प्रिंट स्पॉइलर सच एज LP LP ring available in ports 3 as Sistels LP ring that is more advanced print spoiler as compared to free BST built-in spoiler, ठीक है। अब वो इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है कि अगर आपके पास फ्री BST में स्पॉइलर मौजूद है, ठीक है, तो आप उसको यूज़ करें। अगर आपके पास ये वाला स्पॉइलर मौजूद नहीं है तो आप LP रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ भी वही सिस्टम होता है, पोर्ट्स लगी हुई होती हैं। आप लोग इजीली अपना डाटा जो है वो एक प्रिंटर से दूसरे प्रिंटर में शेयर कर सकते हैं प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। अनदर वेरी पॉपुलर एंड मोर कम्प्लेक्स प्रिंट स्पॉइलर इज कप्स
फॉर कॉमन यूनिक्स प्रिंटिंग सिस्टम, ठीक है। जो आप लोगों के पास यूनिक्स के प्रिंटिंग सिस्टम होते हैं, पहले हम लोगों ने विंडोज़ के प्रिंटिंग सिस्टम की बात की, प्रिंटिंग सिस्टम की बात की। यूनिक्स अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो प्रिंटिंग सिस्टम होते हैं वो थोड़े कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। उनकी जो वर्किंग होती है वो थोड़ी-सी कम्प्लेक्स होती है, लेकिन ये पॉपुलर भी होते हैं क्योंकि यूनिक्स का आपको पता है कि ईज़ी टू यूज़ है, ठीक है, चीप है, तो इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर समझा जाता है। दैट सपोर्ट्स मोर प्रोटोकॉल्स एंड इट इज़ ईज़ियर टू कॉन्फ़िगर, ठीक है। इसको ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स मतलब इसको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है, ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। जो बिज़नेस वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर यूनिक्स के सिस्टम्स को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, यूनिक्स के ही प्रिंटिंग सिस्टम को भी यूज़ करते हैं, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो ईज़ी है। अब हम लोग देख लेते हैं नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है। NIS इज़ टू यूनिक्स, ये यूनिक्स से रिलेट करता है, ठीक है। व्हाट अ डोमेन कंट्रोलर इज़ टू विंडोज़, विंडोज़ की जो कंट्रोलर है यानी कि डोमेन जो उसको यूज़ कर रहा है या जो उसकी डोमेन है वो विंडोज़ को कंट्रोल करेगी। बेसिकली NIS allows a group of workstations to share a common set of configuration files such as password, database, group database, host files एंड सो ऑन, ठीक है। NIS में क्या होता है, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। तो NIS allows a group of वर्क स्टेशन यानी कि बहुत से ऐसे वर्क स्टेशन जहाँ पर सेम वर्किंग परफॉर्म की जा रही है, उसको वो अलो करेगा कि वो कॉमन फाइल्स को कॉन्फ़िगर कर सके और पासवर्ड, डेटाबेस, ग्रुप डेटाबेस, होस्ट फाइल्स इन सब को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। नेटवर्क में होता ही ये है कि आप लोग शेयरिंग करते हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। पूरे पूरे नेटवर्क के दौरान आप उसको शेयर कर सकते हैं उसके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को। NIS इन कंजक्शन विद NFS, ठीक है। NIS जो है वो NFS से भी रिलेट करता है। कैन ऑफर रोमिंग यूजर प्रोफाइल दैट विल अलो यूजर्स टू लॉग इनटू एनी ऑफ द NIS मेंबर वर्क स्टेशन, ठीक है। यानी कि एक इंसान है उसकी जो प्रोफाइल है वो किसी भी दूसरे वर्क स्टेशन पर जाकर अपनी प्रोफाइल को लॉग इन कर सकता है एंड फील लाइक दे आर एट होम, यानी कि उसे ये फील भी नहीं होगा कि वो किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को एक्सेस कर रहा है या अपने लॉगिन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वो उसको ऐसे लगेगा जैसे कि वो अपना सिस्टम ही यूज़ कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी शेयर्ड होगी। जब इन्फॉर्मेशन आपके पास सारी की सारी होगी तो आपको किसी दूसरे का सिस्टम यूज़ करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका सारा का सारा डाटा उस सिस्टम में मौजूद होगा। Obviously, NIS follows client server model in which there is at least one server, master server, and optionally one or more slave server. NIS जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करता है। अब आपको ये पता होगा कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट जो है वो बहुत सारे होते हैं लेकिन सर्वर जो है वो एक होता है। आपकी क्लास में भी आप लोग स्टूडेंट्स बहुत से होते हो लेकिन पढ़ाने वाला एक होता है। आपकी लैब में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उसको एक्सेस करने वाला एक मेन कंप्यूटर होता है, ठीक है, जिसे आप सर्वर कंप्यूटर भी कहते हैं। तो वो इस नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इस चीज़ को फॉलो करता है कि एक सर्वर कंप्यूटर हो जो कि बाकी स्लेव कंप्यूटर्स यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर को डील करे। देयर आर आल्सो वन और मोर क्लाइंट्स दैट आर मेंबर्स ऑफ द NIS डोमेन। वो एक ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक क्लाइंट हो, एक सर्वर के ऊपर डिफरेंट क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। तो वो एक ही डोमेन को यूज़ करेंगे क्योंकि सर्वर एक है। दिस इज़ कॉल्ड बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग का मतलब है कि वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, यानी कि सर्वर जो है वो उन क्लाइंट से रिलेट कर रहा है, क्लाइंट्स जो है वो सर्वर कंप्यूटर से रिलेट कर रहे हैं। द वाई पी बाइंड एट डायमंड टेक्स केयर ऑफ बाइंडिंग ऑन द क्लाइंट मशीन, ठीक है। ये इस चीज़ की केयर करता है कि जो क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर के साथ बाउंड किए हुए हैं या अटैच हैं, उनकी वर्किंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहें। यानी कि एरर्स को थोड़ा बहुत देख लेता है कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो सर्वर कंप्यूटर से अलग तो नहीं हुआ, ये सारा सिस्टम उसने परफॉर्म करना होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक तो टॉपिक ये था ना कि हम लोगों ने सर्वर्स के बारे में डिस्कस करना था कि किस तरह के सर्वर्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पर इश्यूज़ के बारे में भी डिस्कस हुआ था कि मैनेजिंग बेसिक सिस्टम इश्यूज़, क्या इश्यूज़ आते हैं और उनको हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इश्यूज़ बताएंगे, इश्यूज़ क्या हैं, और उसके बाद आप उनकी सॉल्यूशन बताएंगे। जी, पहला प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है, फेल्ड इंस्टॉलेशन, यानी कि जिस वक़्त आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है ना, तो आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है किसी भी एक न्यू सॉफ्टवेयर को। जिस भी सॉफ्टवेयर को आपने यूज़ करना है सबसे पहले आपने उसे इंस्टॉल करना है। तो अगर इंस्टॉलेशन ही फेल्ड हो जाए तो हम क्या करेंगे? ज़ाहिर है अगर इंस्टॉलेशन फेल्ड होगी तो आपकी वर्किंग तो स्टॉप हो गई, ठीक है। आपकी इंस्टॉलेशन ही नहीं हुई, आप उसमें वर्किंग किस तरह से करेंगे? तो इसमें क्या है कि देयर इज़ नथिंग लाइक अ फेल्ड इंस्टॉलेशन टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि इंस्टॉलेशन के दरमियान कोई एरर आ जाए, इसलिए जो यूज़र का कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रहता है।
ठीक है। अगर कोई एरर आ भी जाए तो क्या होता है, विंडोज़ यूज़र जस्ट माइग्रेट ओवर टू लिनक्स। अगर कोई विंडो का यूज़र है, ठीक है, जो कि विंडोज़ यूज़ कर रहा है, अगर उसमें कोई एरर आया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, लिनक्स के ऊपर मूव कर लेगा, ठीक है। वो विंडोज़ को छोड़ेगा, लिनक्स पे आ जाएगा, क्योंकि लिनक्स में बहुत कम एरर्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन रूट कॉज ऑफ दिस इशू इज़ द मीडिया इटसेल्फ, ठीक है। उसका अपना मीडिया जो है वही एक बहुत कॉमन रूट है, क्योंकि लिनक्स जो है वो उसमें बहुत सी चीज़ें इंस्टॉल्ड होती हैं, ठीक है। आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हो, बहुत कम उसमें आपको सीखना पड़ता है। सब कुछ उसमें तकरीबन आपको मिल जाता है सीखने को, कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको खुद ही वो बताता चला जाता है कि आपने यहाँ पे वर्किंग किस तरह से करनी है। प्रॉपर आपको लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती लिनक्स में। इफ़ द सीडी कंपैक्ट डिस्क इज़ फिजिकली डैमेज्ड, जो आपने सीडी ली है, ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए, अगर वो डैमेज हो जाती है, और डाटा ऑन द यूएसबी ड्राइव इज़ करप्ट। दो मेथड है ना आप लोगों के पास डाटा को इंस्टॉल करने के, या तो आप लोग सीडी यूज़ करेंगे, तो या फिर आप यूएसबी ड्राइव में उसका सेटअप ले लेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। तो फर्स्ट करें कि जो सीडी आपने ली है वो डैमेज हो गई है, या जो यूएसबी के अंदर डाटा आपने लिया है वो करप्ट हो गया है, तो क्या होगा, यू कैन प्रीटी मच काउंट ऑन अ फेल्ड इंस्टॉलेशन। तो आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो फेल्ड हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है इसमें, इंस्टॉलेशन फेल्ड किस तरह से होती है, दो तरह से। अगर तो आप सीडी यूज़ कर रहे हैं तो वो डैमेज हो जाएगी, या अगर आप यूएसबी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो सेटअप पड़ा है वो करप्ट हो जाएगा, तो फिर जाके आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो फेल्ड हो जाएगी। ये तो हो गई इंस्टॉलेशन फेल्ड के बारे में। अब इसका सोल्यूशन भी बताना है आप लोगों ने कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। द सोल्यूशन, क्लीन इंस्टॉलेशन फाइल्स, यानी कि जो फाइल्स आप स्टोर कर रहे थे, ठीक है, उनको क्लीन करें, अगेन उनको इंस्टॉल करें। उसके जो एरर्स हैं उनको रिमूव करके आप उन्हें अगेन इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टार्ट बाय वेरीफाइंग द इंटेग्रिटी ऑफ योर डाटा बाय परफॉर्मिंग अ चेकसम। चेकसम क्या होता है, डिटेक्टिंग एरर, ठीक है, एरर्स को डिटेक्ट करना। आप लोगों ने क्या करना है, जब इंस्टॉलेशन आपकी फेल हो गई है, आपने अपने डाटा की इंटेग्रिटी देखनी है, ठीक है, इंश्योर करनी है इंटेग्रिटी को, और उसके बाद आपने एरर्स देखने हैं कि कौन कौन से एरर्स हमें पहले फेस करने पड़े थे, ठीक है। To ensure that your download file and installation disk is not corrupted. अब आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो अब फाइल आप लोग डाउनलोड करने लगे हो, ठीक है, या इंस्टॉलेशन उसकी करने लगे हो, वो करप्ट नहीं है। एरर्स को जब आप डिटेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि कौन कौन से एरर्स परफॉर्म हुए थे, उनको आप रिमूव करेंगे, और उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि जो डाउनलोड करने वाली फाइल है या डिस्क है वो आपकी करप्टेड नहीं है। इफ़ द इंस्टॉलेशन डिस्क इज़ डैमेज्ड, अगर डिस्क जो है वो डैमेज हो जाए जिससे आपने इंस्टॉल करना है, यू कैन बर्न अ न्यू वन और रिक्वेस्ट अ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द डिस्ट्रो डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रो डिस्ट्रीब्यूटर से आप लोग क्या करेंगे, उसके रिप्लेसमेंट ले लेंगे, यानी कि अगर आपकी एक सीडी खराब है तो उसकी जगह आप दूसरी को रिप्लेसमेंट कर लेंगे, ठीक है, रिप्लेसमेंट उसकी कर लेंगे। इफ़ ऑल एल्स फेल्स, अगर वो भी फेल हो जाती है, कोई और एरर जनरेट हुआ है, कोई भी सीडी आपकी वहाँ पे वर्क नहीं कर रही, तो आपने क्या करना है, रिपीटिंग द प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग, ट्रांसफरिंग एंड रनिंग द सेटअप फाइल। आपने उन तीनों जो प्रोसेस है उनको रिपीट करना है, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस, डाउनलोडिंग, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप रिपीट करें बार बार। एक बार एरर आता है तो उसको कैंसिल करके दोबारा से डाउनलोड करके देखें। ट्रांसफरिंग, यानी कि अगर आप किसी चीज़ के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेटअप को, एंड रनिंग द सेटअप फाइल फ्रॉम क्लीन मीडिया विल यूजली सॉल्व द इशू। और अगर फिर बार बार जब आप रिपीट करेंगे, ठीक है, आप उस मीडिया को क्लीन करेंगे, तो फिर एक ना एक बार मतलब कि एरर्स जो है वो हर बार में आपके रिमूव होते चले जाएंगे। तो जब आपके वो एरर्स रिमूव होंगे उसके बाद आपके पास आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, और आपकी फ़ाइल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। ये पहला इशू था हमारे पास जो मेजर आता है इंस्टॉलेशन के दौरान। सेकंड आपके पास आ जाता है सिस्टम हैंगिंग। जब भी आप कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मोस्टली आपके पीसी हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन जो है वो भी हैंग होना शुरू हो जाते हैं अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को एट अ टाइम यूज़ करें, ठीक है। लाइक मैनी एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज़ प्रोन टू हैंगिंग और फ्रीजिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है। लिनक्स भी हैंग हो जाता है, जब आप लिनक्स पे बहुत ज़्यादा वर्किंग परफॉर्म करते हैं ना, तो वो भी थोड़ा बहुत आपको हैंग हो जाएगा, ठीक है, हैंग लगेगा। द इशू इज़ मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग स्टार्टअप, ठीक है, जब आप कोई न्यू चीज़ इंस्टॉल करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो उसके बाद आपका सिस्टम थोड़ा सा हैंग होता है, इसीलिए हम बार बार रीस्टार्टिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। जब भी आप कोई नई चीज़ अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके बाद आपको चाहिए कि उसी वक्त अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लें, ठीक है, वो फिर बूटिंग का प्रोसेस हो जाता है वहाँ पे। हैंगिंग अदर इलस्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस वाइल ट्रबल शूटिंग लिनक्स वेरिएंट्स, ठीक है, अगर कोई ट्रबल शूट प्रॉब्लम हो भी जाती है तो आप पेशेंस रखें
उनको रिमूव करने के बारे में सोचें कि किस तरह से हम उन एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर टेस्ट ड्राइविंग अ लाइव सीडी, अगर आप एक सीडी को चेक कर रहे हैं, इट हेल्प्स टू नो दैट रनिंग अ गिवन डिस्ट्रो फ्रॉम डिस्क विल बी नोटिसबली स्लोवर बाय कंपैरिजन। ठीक है, तो आप अगर ये चीज़ गेस करते हैं कि भाई इस सीडी की जो वर्किंग है वो काफ़ी हद तक कम है, तो क्या करेंगे, IT admins can monitor the blinking light and noise emitting from their optical drive to determine if the system is actually hanging or simply being a slow boot। ठीक है, आप लोग जब भी CD ड्राइव के अंदर कोई CD डालते हैं तो उसकी लाइट्स ऑन होती हैं, येलो में, ग्रीन में। ठीक है, वो आपके पास लाइट्स ऑन होती हैं। तो वो जो IT एडमिन्स होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग वाले पीपल होते हैं, ठीक है, वो लोग लाइट से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एरर कहाँ पे जनरेट हो रहा है, सिस्टम आपका वाकई ही हैंग कर रहा है या सिर्फ थोड़ा सा स्लो हुआ है। ठीक है, हैंगिंग में होता है कि आपका सिस्टम बिल्कुल एक जगह पे रुक जाता है, और स्लो में ये होता है कि थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर चलना स्टार्ट हो जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दो अलग अलग एरर्स हैं। पहले तो आपने इनकी आइडेंटिटी करनी है कि है क्या एरर, यहाँ पर है क्या, हैंगिंग का है या स्लो पोक का है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, जब भी आपके पास कोई सिस्टम हैंग होगा, वो आपका पीसी है या आपका मोबाइल फ़ोन है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है रीबूट का। ठीक है, आप रीबूट करके अपने उस ट्रबल शूट प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, उसे अपग्रेड कर सकते हैं। A hang might be a temporary annoyance with a simple fix or early signs of a much bigger problem। ठीक है, हैंगिंग जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे सिंपली फिक्स कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ट्रबल शूट दिस इशू एंड मिनिमाइज डाटा लॉस, अगर आप इस इशू को कम करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि ख़त्म करना चाहते हैं, और जो डाटा है उसको भी उसके लॉस से बचना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि कम से कम डाटा हमारा लॉस हो, जितनी बचत हो जाए उतना अच्छा है। तो आपने क्या करना है, यू कैन स्टार्ट बाय प्रोसेसिंग Ctrl+Alt+del। ठीक है, ये तीनों कीज आपने एक साथ प्रेस करनी है। दिस विल टेक यू टू अ वर्चुअल कंसोल वेयर यू कैन प्रॉपरली शट डाउन एंड रीबूट द मशीन। ये आपको उस ऑप्शन पे ले जाएगा जहां आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा और फिर यहाँ पर मशीन की रीबूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आप एक साथ यूज़ करके देखें। एज वेल एज टेक नोट ऑफ एनी बग्स, उन एरर्स को नोट कर लें डेट कैन बी रिपोर्टेड टू द कम्युनिटी फॉर फर्दर ट्रबल शूटिंग। ठीक है, जो एरर्स आपको लगते हैं कि बार बार आपको उन एरर्स को फेस करना पड़ता है, उनको आप नोट डाउन कर लें। आल्सो कीप इन माइंड दैट अदर पॉसिबल कासेज फॉर हैंगिंग आर हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी इशू। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है कि कुछ इश्यूज जो हैं वो ट्रबल शूटिंग की वजह से भी हैं, मतलब कि हैंगिंग की वजह से हैं, लेकिन कुछ एरर्स आपके हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी की वजह से भी है। ठीक है, कुछ चीज़ों को आपका हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से भी इश्यूज जनरेट हो जाते हैं, एरर जनरेट हो जाते हैं। एंड लेकिन द रैम नीडेड टू लोड द सॉफ्टवेयर फ्रॉम डिस्क, आपको रैम चाहिए होती है जब भी आप किसी सीडी को सॉफ्टवेयर को लोड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट करें आपकी जो रैम है वो कम है, सॉफ्टवेयर किसी बड़ी एमबी का है, ठीक है, या उसकी मेमोरी बड़ी है, उसे ज़्यादा रैम चाहिए, आपके पास रैम कम है, तो फिर वो एरर आपके पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा एरर था, कि प्रॉब्लम था कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इंस्टॉलेशन के दौरान फेस करनी पड़ती हैं सिस्टम को यूज़ करते हुए। अब आपके पास आ जाता है स्लगिश परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस का बैड परफॉर्मेंस, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड आफ्टर माई OS माइग्रेशन इज दैट इवन अ लाइट वेट LXLE कैन रन फास्टर ऑन द सेम हार्डवेयर दैट ऑफन स्ट्रगल टू रन विंडोज 8। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मैंने जिस वक्त अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐड किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट था। ठीक है, इसकी ये बहुत ज़्यादा फास्टर रन था, यानी कि इसकी जो स्पीड थी वो फास्ट थी। ठीक है, और इसने हार्डवेयर को बहुत फास्टली रन किया था, यानी कि इसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा स्पीड में थी विंडोज़ के ऊपर। इट टुक मी साइमल्टेनियसली रनिंग मल्टीपल ऐप्स, जिसकी वजह से मैंने उसमें मल्टीपल ऐप्स को यूज़ किया, ब्राउज़र विंडोज़, बहुत सी विंडोज़ को ब्राउज़ किया। ठीक है, जैसे गूगल पे जाके आप लोग किसी भी एक विंडो को ओपन करके ब्राउज़ कर लेते हो। एंड अ वर्चुअल मशीन टू रियलाइज दैट एवरी सिस्टम हैज़ इट्स लिमिटेशंस, और उसने कुछ वर्चुअल मशीन्स को यूज़ किया था ये रियलाइज़ करने के लिए कि हर सिस्टम की अपनी लिमिटेशन होती है। व्हेन द सिस्टम इज़ हेल्थी ओवरऑल, जब आपका सिस्टम जो है वो अच्छी मेमोरी के साथ, हेल्थी सिस्टम के साथ डेवलप होगा। ठीक है, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ ट्रबल शूट प्रोसेस, तो प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत कम होंगी, ट्रबल शूट प्रोसेस जो है वो आपका ज़्यादा होगा, आपके एरर्स को वो देखेगा और उसके बाद उनको रिमूव कर देगा। विच टेंड टू एक्ट अप व्हेन यू रन एन एम्बुलेंस abundance of resource intensive applications। ठीक है,
जब आप बहुत सी ऐसे एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे जिनमें एरर्स होंगे, तो फिर जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, ठीक है? इसलिए आप लोगों ने ऐसी एप्लीकेशंस को यूज़ करना है जिनमें एरर्स कम हो, ठीक है? ताकि आपकी परफॉर्मेंस पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। द सॉल्यूशन एनालाइज़ एंड एड्रेस ट्रबल्ड प्रोसेस, ठीक है? एनालाइज़ करना है आपने पहले और एड्रेस करना है, यानी कि उन एप्लीकेशंस को आपने एनालाइज़ करना है कि कौन-कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनमें एरर्स हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है, जिनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, ठीक है? और उसको आपने ट्रबल्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग यानी कि उसको ख़त्म करना है, उसको रिमूव करना है सिस्टम से। व्हेन इट कम्स टू ट्रबल शूटिंग लिनक्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, ठीक है? अब आपको पता चल गया है कि लिनक्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि जब हम लोग लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर वो एग्जिस्ट करती हैं। द ट्रिकी पार्ट इज नेलिंग डाउन द रूट कॉज ऑफ दोज ट्रबल सम प्रोसेसेस। द बेस्ट टूल फॉर द जॉब इज द प्रोसेस मॉनिटरिंग टूल, ठीक है? सबसे अच्छी टूल कौन सी होती है? प्रोसेस मॉनिटरिंग टूल, जो कि मॉनिटर करती है कि आपके सिस्टम में कौन सा एरर जनरेट हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का पता करना होता है कि मसला कहाँ पे आ रहा है। मसले का पता चलेगा तो आप उसको ओवरकम करेंगे ना। By running the top command in your terminal, you can analyze all running processes and determine if those performance woes are related to CPU overload, lack of memory or high disk input output and respond accordingly, ठीक है? जब आप टॉप कमांड्स को यूज़ करेंगे टर्मिनल के ऊपर, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी परफॉर्मेंस है जो कि डाउन हो रही है। वो आपके सीपीयू से भी रिलेटेड हो सकती है, ठीक है? आपके सीपीयू पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया है, या लैक ऑफ मेमोरी, आपके पास मेमोरी की कमी है, ठीक है? या इनपुट आउटपुट में कोई मसला आ रहा है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका मेजर काम होता है एरर को देखना, एनालाइज करना कि एरर है कहाँ। जब आपको पता चल जाएगा फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। GRUB बेस्ड बूट एरर, ठीक है? अब इसमें क्या है आपके पास? आई रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड माई फर्स्ट नियर कैटास्ट्रोफ एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड बॉय वाज इट एवर अ डोजी, ठीक है? अब वो कह रहा है कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ किया था और उसमें क्या क्या करप्ट हुआ था आफ्टर एन अब्रप्ट सिस्टम क्रश, ठीक है? जब उसमें पहला एरर आया था, इट वाज रूडली इंट्रोड्यूस टू द ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, तो उसके लिए उसको इंट्रोड्यूस करवाना एक बहुत ही गलत तजर्बा था, ठीक है? ज़ाहिर है जब आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हों और उसमें कोई क्रैश आ जाए या उसमें कोई एरर आ जाए, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है? आपके फिर वो मतलब कि उस सिस्टम उस लिहाज से वर्किंग उसकी नहीं होती जिस लिहाज से आप उसकी वर्किंग चाहते हैं, ठीक है? आई एम रूडली इंट्रोड्यूस टू द ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर बेटर नाउन एज ग्रब, ठीक है? ये ग्रब की एब्रीविएशन है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर बेटर, ठीक है? इन शॉर्ट, GRUB या ग्रब लोड्स अप द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पासिस द कीज ओवर द कर्नल, ठीक है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और उसकी जितनी भी कीज हैं उनको पास कर देता है कर्नल के ऊपर। लिनक्स अ सिस्टम क्रैश और अदर इंस्टेंट्स दैट कॉज एन इम्प्रॉपर शटडाउन क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वेयर ग्रब कांट कम्युनिकेट एंड रन द डेजिग्नेटेड पार्टीशन। आप लोग अक्सर अपने पीसी को यूज़ कर रहे होते हैं, पीसी को यूज़ करते करते ही आपका पीसी शट डाउन हो जाता है, ठीक है? उससे क्या होता है कि अगर तो आपने कोई डाटा अपना सेव कर लिया है, तो वो तो आपके पास सेव होता है, ठीक है? आप उसको दोबारा से रीस्टार्ट करके अपने डाटा को ओपन कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपने सेव नहीं किया, ठीक है? तो जैसे ही अगर आपका किसी एरर की वजह से आपका लैपटॉप जो है वो शट डाउन हो गया है, तो फिर आपको वो कम्युनिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है? आपको आपका पीसी उस डाटा को दोबारा से जनरेट नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इससे आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। द सॉल्यूशन री-इंस्टॉल ग्रब और फिक्स डैमेज पार्टीशन, आप उस ग्रब को दोबारा से इंस्टॉल करें, ठीक है? और जितनी भी डैमेज्ड पार्टीशंस हैं उनको फिक्स कर दें। कहाँ पे एरर आ रहा है उसको आप फिक्स करें। With this issue now behind me, I can say there are at least two ways to get grub and Linux back on the same page, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि अब इशू को मैंने रिजॉल्व करना था, तो मैंने क्या किया कि ग्रब को और लिनक्स को एक पेज के ऊपर उसको परफॉर्म किया, उसकी वर्किंग को परफॉर्म किया। द फर्स्ट इन्वॉल्व्स लोडिंग अप द लेटेस्ट ग्रब यूटिलिटी ऑन अ पीस ऑफ मीडिया एंड री इंस्टॉल इट, ठीक है? ग्रब को की जो सॉफ्टवेयर है ग्रब का, उसको उसने एक मीडिया पे रखा और उसको दोबारा से री इंस्टॉल कर लिया। द अदर ऑप्शन, और एक और ऑप्शन उसके पास ये था, आई यूज्ड इन्वॉल्व्स लिनक्स लाइव सीडी कंसेप्ट, ठीक है? उसने सीडी को यूज़ किया, कम्पैक्ट डिस्क को यूज़ कर लिया। बाय रनिंग अ लाइव वर्जन ऑफ माई डिस्ट्रो ऑन द डिस्क आई ओरिजिनली यूज टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, ठीक है? अब वो इंस्टॉल कर सकता था इंटरनेट से भी, ठीक है? वो डाटा केबल को यूज़ करके भी कर सकता था, यूएसबी पोर्ट को यूज़ करके भी कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, सीडी को यूज़ किया और उसने अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा से इंस्टॉल किया। I was able to open the handy partition manager, part it and repair the affected partition in a few क्लिक्स, ठीक है? उसने क्या किया,
कि जो उसके पास पार्टीशनिंग थी, उसने कुछ चीज़ों को वहाँ पर उसकी जगह पे रखा और जो खराब उसके हिस्से थे, उनको उसने कुछ क्लिक्स के अंदर रिपेयर कर लिया, ठीक है। आई ओन अ बिग थैंक्स टू बिग गिग्स अवर एट लिनक्स क्वेश्चन फॉर हेल्पिंग मी सेव माय सिस्टम फ्रॉम व्हाट लुक्ड लाइक सर्टेन डोम, ठीक है। इसमें उसने थैंक किया गिग्स का कि जिन्होंने लिनक्स के क्वेश्चंस वहाँ पर छोड़े कि जब आप लोग किसी भी एफएक्यू जिस तरह होता है, आप लोग कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं ना, वहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए होते हैं, ठीक है। अगर आपको अचानक वर्किंग के दौरान कोई एरर अगर हो जाता है तो आप वहाँ जाएँ, उस एरर के अबाउट देख सर्चिंग करें कि भई ये एरर क्यों आया है और इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो वहाँ पे आपको काफ़ी आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको यूज़ करके आप उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है वीक सिक्योरिटी सिस्टम। जब भी आप किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है? ताकि आपका डाटा भी सिक्योर हो और सिस्टम के अंदर जितना भी आपका डाटा है वो आपके सिवा कोई और एक्सेस ना कर सके। द लिनक्स कर्नल itself is hardened for battle, but reckless management will make it as vulnerable as any other environment, ठीक है? आप लोगों का जो लिनक्स कर्नल में डाटा है वो एक बैटल की तरह है, यानी कि एक जंग है कि आपका डाटा आप तक ही रहे, किसी और के पास ना पहुँचे, ठीक है? तो आपने एनवायरनमेंट में ये चीज़ देखनी होती है कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन की जा रही है कि नहीं। जिस भी सिस्टम को आप यूज़ कर रहे हो, उसमें सिक्योरिटी का होना लाज़मी है, ठीक है? अलोंग विद लैकलस्टर पैच मैनेजमेंट एंड वीक पासवर्ड, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने सिक्योरिटी को मेंटेन करना है तो आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड वीक होगा तो कहाँ की सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी उसमें परफॉर्म नहीं होगी। कोई भी आपको आपका पासवर्ड जो है वो एक्सेस कर सकता है। द यूज़ ऑफ आउटडेटेड प्रोग्राम्स लाइक अपाची माई ओपन एसएसएल कैन लीव द सिस्टम एंड ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस ओपन टू नंबरलेस अटैक्स, ठीक है। अगर सिक्योरिटी वीक होगी तो डिफरेंट टाइप के अटैक्स जो हैं वो अकर होंगे वहाँ पे आपके सिस्टम के ऊपर। अनदर केस ऑफ ह्यूमन एरर rearing its ugly head something unpleasant, ठीक है। ये एक बहुत ही नागवार लम्हा होता है कि अगर आपके सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन ना हो, वीक सिक्योरिटी हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अटैक्स का खतरा होता है, ठीक है। द सॉल्यूशन डिडक्टेड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को डेडिकेटेड करते हैं, ठीक है। आपका अगर कोई भी सिक्योरिटी है वो वीक सिक्योरिटी है तो आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर के अकॉर्डिंग अपनी सिक्योरिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लाइक एट द एंड ऑफ द डे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर सिक्योरिटी डज नॉट बिकम अ बिगर प्रॉब्लम बियॉन्ड द हेडेक इट ऑलरेडी इट इज़। यानी कि इसमें ये कहना चाह रहा है कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस सारी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिक्योरिटी के, ठीक है, क्योंकि वो उसको हैंडल कर रहे होते हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है वो एक सर दर्द जितना मसला है, इससे ज़्यादा मसला ना बने, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एज द हेड सिस्टम होन को, इट इज़ योर जॉब टू मेक श्योर सिक्योरिटी इज prioritized from installation through rigorous vulnerability testing to everyday maintenance, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है वो कि अगर आप अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आपने एक ऐसा नेम या ऐसा पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है जिसको प्रॉपर प्रायोरिटी मिले, ठीक है, उसको कोई और यूज़ ना कर सके, उसमें कोई भी फजूल डाटा ना हो, यानी कि वो एक ऐसा पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट किया हो जिसको कोई भी डेली के मेंटेनेंस पे यूज़ ना कर सके और वो मेंटेन रह सके आपका डाटा। A combination of strong policy enforcement and a commitment to locking down the system should be mindset of anyone tasked with maintaining a Linux machine, ठीक है। आप लोगों ने अगर कोई पासवर्ड सेट कर दिया है, सिक्योरिटी सिस्टम सेट कर दिया है, आपने वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम सेट करके बता दिया कि ये लोग मेरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर लिनक्स मशीन जो है वो इस चीज़ को मेंटेन करेगी कि कौन-कौन आपके उस डाटा को यूज़ कर सके। उन सबको या तो पासवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है, या कोई ऐसा कोड पता होना चाहिए जिसकी वजह से वो आपके डाटा को एक्सेस कर सके।